अतीक को लेकर बिल्डर ने कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोहम्मद मुस्लिम ने कई राज उगले हैं। अतीक ने अरबों का साम्राज्य बनाया, ये कहना है बिल्डर का। करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदी। कई ऐसी बातें पहले भी सामने आ चुकी है। कई लोगों ने आरोप भी अतीक के खिलाफ और शिकायत भी दर्ज कराई है कि उनकी महंगी महंगी जमीनों को औने पौने दाम पर अतीक ने खरीदा था, कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी कागजों में हेरफेर कर। ब्लैक मनी को बिल्डर के जरिए सफेद करता था, व्हाइट मनी बनाता था। कई बिल्डर्स के नाम का भी खुलासा हुआ है। दिल्ली, नोएडा, कानपुर के ये बिल्डर्स हैं। मोहम्मद मुस्लिम को सरकारी गवाह बना सकती है पुलिस। बड़ी खबर है कि मोहम्मद मुस्लिम को सरकारी गवाह बना सकती है पुलिस। मोहम्मद मुस्लिम ने कई राज उगले हैं, कई बिल्डर्स के नाम लिए हैं। ये बिल्डर्स सिर्फ यूपी के नहीं हैं, बल्कि ये दिल्ली, नोएडा, कानपुर अलग अलग जगहों के बिल्डर्स हैं। धारा सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। धारा, मोहम्मद मुस्लिम ने और क्या क्या बातें बताई हैं? जी, मैं इनका बता दें कि मोहम्मद मुस्लिम या वही बिल्डर है जो माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के साथ बातचीत के एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जांच में यह भी बात सामने आई थी कि 80 लाख रुपए उमेश पाल शूट आउट कांड से पहले मोहम्मद मुस्लिम की ओर से दिए गए थे। तो इस बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद जब प्रयागराज की क्राइम ब्रांच टीम ने मोहम्मद मुस्लिम को डिटेन किया तो इसने पूछताछ में कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली समेत कई स्थानों से इन्होंने ऐसे बिल्डरों का नाम बताया है, जिसमें इस बात का भी खुलासा किया है कि अतीक अहमद दहशतगर्दी से जो रुपए कमाया करता था वो इन बिल्डरों से मिलकर के जी बिल्कुल। धारा जो मोहम्मद मुस्लिम की ओर से जो बातें कही गई हैं, लगभग ये बातें सबको पता है, लेकिन कौन कौन से बिल्डर्स हैं जिन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट किया, जिन्होंने अतीक के लिए काम किया, चाहे वो डर में किया हो या फिर पार्टनरशिप में की हो? क्या वो नाम भी सामने आए हैं? ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद आपका धारा, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मर्डर, 4 एनकाउंटर। शूटआउट के 2 महीने, 3 शूटर बने किरदार। उमेश पाल हत्याकांड से अब तक कहानी में कितने किरदार? चौबीस फरवरी, प्रयागराज, यानी वो दिन जब यूपी को हिला देने वाली वारदात को अतीक गैंग ने दिन दहाड़े अंजाम दिया। वो तारीख जब उमेश पाल और 2 गनर को गोलियों और बम से उड़ा दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम। माफिया मिट्टी में 2 महीने पहले जिस खून खराबे की शुरुआत अतीक गैंग ने की थी, तारीख की टाइमलाइन गवाह है। उसी खून खराबे में अतीक गैंग को नेस्तनाबूद कर दिया। 2 महीने में 5 मर्डर हुए, 4 एनकाउंटर हुए, तमाम फरार हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला कुछ है तो इस खेल में नई गैंग की एंट्री। आज हम 2 महीने की पूरी टाइमलाइन समझाएंगे, बताएंगे कैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया और उसके गुर्गे मिट्टी में मिल गए, कैसे 44 साल का आतंक 44 सेकंड में खत्म हो गया। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। चौबीस फरवरी को यूपी को हिला देने वाला एक शूट आउट हुआ। इस शूट आउट में 3 लोग मारे गए। पहला नाम था उमेश पाल का, दूसरे उनके सुरक्षा में लगे 2 गनर। इस शूट आउट को आज 59 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन शूट आउट के बाद हुआ खूनी खेल अब तक जारी है। पहले असद समेत 4 शूटर्स का एनकाउंटर हुआ, फिर अतीक, अशरफ ब्रदर्स मारे गए। सबसे पहले आपको असद के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताते हैं।
इलेक्शन माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में ये माफिया के मिट्टी में मिलने की तस्वीरें। ये वही असद है जो उमेश पाल पर गोलियां बरसा रहा था। अब मिट्टी में मिल चुका है। साथ में शूटर गुलाम है जो असद के साथ अंजाम तक पहुंच चुका है। यूपी एसटीएफ ने आखिरकार आज अतीक के लाडले असद को एनकाउंटर में मार गिराया। साथ में मारा गया 5 लाख का इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम। अतीक जब दूसरी बार प्रयागराज में था, जब उसके कस्टडी रिमांड को लेकर सुनवाई चल रही थी, तभी खबर आई कि एसटीएफ ने उसके लाडले असद को एनकाउंटर में मार गिराया। असद तक पहुंचना एसटीएफ के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। लिहाजा तमाम टीमें बीती 24 फरवरी से इस गैंग के पीछे लगी थी। चलिए अब समझते हैं कि असद के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी क्या है। उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद बाइक से कानपुर पहुंचा था, जहां से बस में बैठकर नोएडा पहुंचा। फिर नोएडा से ऑटो के जरिए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के संगम विहार में 15 दिनों तक पनाह ली। इसी बीच एसटीएफ को असद के दिल्ली ठिकाने की खबर लग गई। भनक लगते ही असद दिल्ली से झांसी के रास्ते भाग निकला। झांसी में ही असद जब पनाह लेने वाला था, तभी एसटीएफ ने उसे ट्रेस कर लिया और झांसी के परीक्षा प्लांट के पीछे जंगलों में उसे मार गिराया। जिस तरह से अतीक का काफिला आ रहा था, क्या कुछ सरगर्मी नहीं हो रही थी? लगातार माहौल ये बन रहा था और झांसी मतलब पुलिस के लिए भी और अपराधियों के लिए भी बहुत सुरक्षित जगह है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। जिस जगह ये घटना हुई, बताया जा रहा मोड़ से आ रहे थे और उस जगह जिस जगह वो अंदर घुसे जिस रास्ते में, उस रास्ते में बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। पीछे से एसटीएफ बराबर उनका पीछा कर रही थी और उसके बाद बेतवा नदी थी। बेतवा नदी के उस पार जा ही नहीं सकते थे और जो बाइक लिए थे वहाँ पर वो गिरनी थी और पुलिस ने, एसटीएफ ने बिल्कुल मौका पाकर सही जगह उनका एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को मार दिया है। बहुत ही सही जगह थी और सही लोकेशन थी, सही समय था ये। असद और गुलाम के लोकेशन कंफर्म होने के बाद एसटीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी मजबूत कर ली और माफिया के लाडले के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब या तो असद सरेंडर करता या फिर मारा जाता। असद ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में असद और गुलाम दोनों मारे गए। लगातार एसटीएफ की टीम्स, बहुत सारी टीम्स इनको ट्रैक करने में लगी थी। एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। आज फाइनली झांसी में असद और गुलाम को ट्रैक डाउन किया गया और एक एनकाउंटर हुआ जिसमें दोनों मारे गए हैं। दोनों के पास से अच्छे सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक 455 रिवॉल्वर द ब्रिटिश बुलडॉग है तथा एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। आपने झांसी में एनकाउंटर की कहानी तो समझ ली, अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर एसटीएफ को झांसी में असद और गुलाम की लोकेशन कैसे मिली। कैसे एसटीएफ की टीम इन दुर्दांत अपराधियों के पास तक पहुंची। दरअसल दिल्ली से भागने के बाद दोनों लगातार लोकेशन बदल रहे थे। दोनों झांसी से एमपी भागने की फिराक में थे। उन्हें झांसी में कुछ लोगों ने पनाह दी थी। तभी गुरुवार को एसटीएफ को असद और गुलाम की सटीक लोकेशन मिली, जिसके बाद एसटीएफ ने दोनों को पकड़ने के लिए ट्रैप तैयार किया। एसटीएफ की एक टीम ने यह दिखाने की कोशिश की कि दोनों को घेर लिया गया है। ये एसटीएफ का एक जाल था ताकि रिहायशी इलाके का फायदा उठाकर असद फरार न हो जाए। जैसे ही असद और गुलाम ने बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से भागने की कोशिश की, एसटीएफ की टीमें उनके पीछे लग गईं। एसटीएफ ने परीक्षा पावर प्लांट के पास दोनों को ट्रैप किया। जैसे ही असद को लगा कि वो फंस चुका है, उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान एसटीएफ ने असद से सरेंडर करने को कहा, लेकिन असद और गुलाम ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद क्रॉस फायरिंग में दोनों शूटर्स को एसटीएफ ने मार गिराया। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। माफिया गैंग अब मिट्टी में मिल चुका है। शूटर्स अब अंजाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब कई नए सवाल पैदा हो गए, जिनका जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
असद के एनकाउंटर के कुछ दिन बाद ही यूपी के सबसे बड़े डॉन को सबसे खौफनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया। कातिलों ने एलानिया कत्ल किया, फिर धार्मिक नारे लगाए और चुपचाप सरेंडर कर दिया। यानी उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड को भी ठीक उसी अंदाज में पुलिस सुरक्षा के बीच मार दिया गया जैसे उमेश की हत्या हुई थी। देखिए अतीक अशरफ हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। सेकेंड 22 गोलियां और अतीक के खौफ का अंत। न किसी को सोचने का मौका मिला, न कोई कुछ समझ पाया। जो कुछ भी हुआ सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। कैमरे में 3 हमलावर साफ साफ दिखे। तीनों का निशाना 2 ही था, अतीक और अशरफ। अतीक को पहली गोली सिर पर मारी गई। पहली गोली लगते ही अतीक वहीं ढेर हो गया। अशरफ कुछ समझ पाता उसके पहले हमलावरों की पिस्तौल का निशाना बन गया। लेकिन सवाल यह है कि अतीक की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी? क्या अतीक की हत्या उसके दुश्मन गैंग ने की? क्या अतीक कोई बड़ा खुलासा करने वाला था? मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग आखिर किसने की? अतीक को मारने की प्लानिंग में और कितने लोग शामिल हैं? पुलिस ने इन तीनों हमलावरों से जो पूछताछ की है, उससे जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक तीनों हमलावर अलग अलग मामलों में पहले ही जेल जा चुके हैं। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आरोपित कब और कैसे प्रयागराज आए थे। उनके स्थानीय मददगार कौन कौन हैं? बताया गया कि लवलेश तिवारी बांदा सनी पुराने हमीरपुर और अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। अतीक के हत्यारे में एक बांदा के लवलेश तिवारी के पिता का कहना है कि उसका बेटा नशे का आदी था। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि कैमरा और आईडी लेकर आरोपित कब और कैसे अस्पताल में दाखिल हो गए थे। मौके पर एक बाइक भी गिरी मिली जिससे आरोपितों की बताई जा रही है। अब तक पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये तीनों हमलावर अतीक की लगातार रेकी कर रहे थे। अतीक को मारने के लिए ये तीनों कोर्ट भी गए थे, लेकिन ज्यादा पुलिस बंदोबस्त को देखते हुए ये तीनों घटना को अंजाम नहीं दे सके थे। इधर इसी मामले में पुलिस ने रात को 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये तीनों लोग प्रयागराज स्टेशन के करीब होटल में थे। होटल के कमरे से प्रयागराज का मैप मिला है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद यूपी हाई अलर्ट पर है। अतीक के घर चकिया में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अगले 24 घंटे यूपी पुलिस के लिए मुश्किल भरे हैं। प्रशासन ने लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही है और सबसे शांति बनाए रखने को कहा है। जितनी जांच चल रही है उतने ही सवाल और खड़े होते जा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।